हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा कुमारी। हम लोगों ने गुडविल चैप्टर 3 पढ़ाई किया हुआ था, ठीक है। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 4। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे चैप्टर 4 में चैप्टर का नाम देख सकते हो, साझेदारी का पूर्ण गठन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। जो पहले से पार्टनरशिप है उसमें रिकंस्ट्रक्शन होगा, पुनः उसका गठन होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पहले से एग्जिस्ट पार्टनर है, जो भी पार्टनर हैं, मान लो एक कोई फर्म है, उसमें पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी है, पहले से 3 पार्टनर हैं। अब उसमें अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी की रिटायरमेंट हो जाती है, या फिर कोई नया पार्टनर डी आना चाह रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, दोबारा से जो पार्टनरशिप जो होती, जो साझेदारी होती है, इसका पूर्ण गठन दोबारा से होता है, फिर से दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन होता है पार्टनरशिप का, ठीक है। तो जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हर हाल में जब किसी की डेथ हो या फिर रिटायरमेंट हो या फिर न्यू एडमिशन होती है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़िएगा, एडमिशन चैप्टर, डेथ चैप्टर, रिटायरमेंट चैप्टर जो पढ़ोगे, डिसोल्यूशन चैप्टर है, उन सारे चैप्टर का ये बेस है, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ज़रूर बोलूँगी, प्लीज़ आप जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करिए। और हाँ, जो गुडविल का सल्यूशन था, डोंट वरी अबाउट इट, मैं उसको जस्ट कल उसका अपलोड मैं करने वाली हूँ, वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। हाफ आई थिंक सो, मैं जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट मेथड जो था, जो मेंटेनेबल फ्यूचर इस्तेमाल करके एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो निकालना था, वो भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके कल आई थिंक सो अपलोड हो जाएगा वो भी, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से बोलूँगी, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, और जितना हो सके शेयर करो। आप सिर्फ एक शेयर करने का काम करिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, लोगों को बताओ कि इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट को हम लोग बहुत चाहते हैं कि हेल्प करें, चाहे वो BMT हो, इक्को हो, आपका कॉमर्स हो, इवन योर इंग्लिश। तो जितना ज़्यादा हो, जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं, जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंदर आते हैं, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, छत्तीसगढ़ के, जहाँ तक जिनको आप बता सकते हैं, प्लीज़ शेयर इट, ठीक है। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में आप देखिएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मतलब हम यहाँ पे बस ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़िएगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, साझेदारी फर्म में पूर्ण गठन का अर्थ। आप सबसे पहले जानो कि जो पूर्ण गठन जो साझेदारी फर्म में होती है, उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद है पूर्ण गठन के अवसर। जो पूर्ण गठन जो हो रही है, उसके अवसर या उसकी क्या स्थितियां होती हैं, उसको जानना ज़रूरी है। किस स्थिति में रिकंस्ट्रक्शन होता है। वर्तमान साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। जो भी वर्तमान जो साझेदार होते हैं, जो प्रेजेंट जो पार्टनर होते हैं, उसमें किस तरह से लाभ विभाजन का अनुपात का कैसे परिवर्तन कैसे करते हैं उनमें, ठीक है। फिर त्याग अनुपात, एक नया टर्म आपको मिलेगा। प्राप्ति अनुपात आपको नया टर्म, इसको गेन रेशियो बोलते हैं, उसको सेक्रीफाइस रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। संचय एवं संचित लाभों का बंटवारा, जो रिजर्व होता है उसका बंटवारा कैसे करेंगे। संपत्तियों एवं दायित्वों का पूर्ण मूल्यांकन, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, या डेथ हो गया, या रिटायरमेंट हो गई, तो ज़रूर जानना चाहेगा कि आज की तारीख में, आज की डेट में क्या वैल्यू है एसेट की और लाइबिलिटी की। तो उसी का दोबारा से पूर्ण मूल्यांकन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ख्याति के लेखांकन व्यवहार। देखो, अब आपने तो 3 मेथड पढ़ लिए चैप्टर 3 में, गुडविल का पूरा 3 मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड तुमने पढ़ लिया। बट उसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, क्या कैसे पार्टनर्स में बांटेंगे, अगर कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है, तो वो सारा कुछ इसमें सीखना। और अगेन एंड अगेन मैं बता रही हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसको स्किप किया या इसको छोड़ा तो इतना जान जाना, आने वाले जो 4 चैप्टर हैं उसमें बहुत बुरी हालत होने वाली है, एकदम गारंटेड बहुत बुरी हालत होगी, चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है।
तो उसके बाद क्या है कि ख्याति के लेखांकन व्यवहार। नेक्स्ट क्या है, धूर्त जो भी चीज़ें हम लोगों ने ये पढ़ी है उसका दोबारा से अवलोकन करना, रिव्यू करना, और जो भी प्रश्न होंगे, क्रियात्मक प्रश्न होंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये 3 हमारा टॉपिक रहेगा। भी देखेंगे लास्ट में ये क्वेश्चन। ठीक है, रिव्यू क्या है और क्या बैक क्वेश्चंस है। बैक क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स मैं सॉल्व करूँगी ही करूँगी, साथ में एग्जांपल भी कराएंगे, और जो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसको, क्योंकि अकाउंट में इतना जान जाना 100% आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं होता है, 60% प्रैक्टिकल होता है, 40% थ्योरेटिकल होता है, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। आपको सारा प्रिपरेशन करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भाषा में रहेगा उसको भी करना है, प्रैक्टिकल भी 60% करना है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन किताब से पढ़ा रही हूँ। मैं चाहती तो ऑन द बोर्ड एक कंसेप्ट जो मैक्सिमम आप यूट्यूब में देख सकते हो कि एक कंसेप्ट ले लिया उसको पढ़ा दिया, बट मेरे अनुसार आप कि आज के ज़माने में मैंने देखा है कि लोग किताब को पढ़ते नहीं है, बस टीचर कोचिंग अगर चल रही है तो वहाँ कंसेप्ट ले लिया और सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे उतर पड़ते हैं। ठीक है, और यूट्यूब में मैं मैक्सिमम देखती हूँ कि क्या होता है कि आप एक कंसेप्ट ले लिया, एक फार्मूला ले लिया, आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हो लेकिन मेरा मानना है कि आप बुक को पूरा लाइन बाय लाइन गो थ्रू करिए, जैसे आप क्लास 7, 8, 9, 10th में पढ़ते थे उसी तरह से आपको पढ़ना है। और माइंड से एक सेटअप हटा दो कि अपने को गेस क्वेश्चंस पढ़ने हैं और लिमिटेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर लाइफ में आगे जाना है, सीए बनना है या कुछ भी आगे लाइफ में करना है, तो आपको पूरा थॉरली क्लास 11, 12 तो पढ़ना ही पड़ेगा। सेल्फ स्टडी भी बहुत करनी होगी। ठीक है, चलिए हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कहता है कि साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन का अर्थ। ये पहला पॉइंट अपने को डिस्कस करना है कि जो ये साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन का जो अर्थ है, उसका अर्थ क्या है ये चीज़ क्या, पूर्ण गठन जो हो रही है क्या है। तो देखिए आपकी किताब में यहाँ लिखा हुआ, आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख भी रहा होगा। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को और बड़ा कर देती हूँ। अब आप देख सकते हो आसानी से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साझेदारी ठहराव यानी कि अग्रीमेंट, जो साझेदारी हम करते हैं बेसिकली, वैसे तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में कि ये एक ओरल बेस पे भी रहता है और हमारा रिटन बेस पे भी होता है। 1932 एक्ट के अनुसार हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में एज़ यूजुअल आप जानते हो ओरल वही करेंगे जो बेवकूफ़ होंगे, जनरली रिटर्न ही होना चाहिए। तो साझेदारी ठहराव में अग्रीमेंट द्वारा उत्पन्न होती है, एक अग्रीमेंट के द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। साझेदारी ठहराव किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने एवं लाभों को आपस में बांटने के लिए किया जाता है। ये जो अग्रीमेंट हम करते हैं वो क्यों करते हैं, कोई भी व्यवसाय को हम शुरू करने जा रहे हैं और साथ में 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, तो अगर अग्रीमेंट हो जाती है उसमें क्लैरिटी हो जाता है कि हाँ कितने पार्टनर्स के बीच में कितना कितना हमको रेशियो में प्रॉफिट बांटना है। ठीक है, ऐसे साझेदारी ठहराव में किसी भी परिवर्तन में वर्तमान ठहराव समाप्त हो जाता है और एक नया ठहराव आरंभ हो जाता है। अब स्थिति क्या हो रही है, स्थिति ऐसी हो रही है कि पहले से जो साझेदारी बनी हुई थी, जो अग्रीमेंट हमारा बना हुआ था, अब उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन क्या, कोई नया पार्टनर आ गया, किसी की डेथ हो गई, कोई रिटायर करना चाहता है उसमें से, तो जो वर्तमान अग्रीमेंट होती है वो फिर ख़त्म हो जाती है और फिर एक नया अग्रीमेंट वहाँ पे बनेगा। ठीक है, वहाँ पे एक नया अग्रीमेंट बनेगा। ठहराव में परिवर्तन में साझेदारों में आपसी आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन हो जाता है और जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जो भी उनकी आर्थिक जो संबंध होती है उसमें भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं। ऐसी स्थिति में यद्यपि फर्म चालू तो रहती है किंतु इससे साझेदारी फर्म का पूर्ण गठन यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। ऐसा नहीं कि फर्म को बंद कर दिया। अगर मान लो ABC फर्म में पार्टनर है और D वहाँ पे इंटर्ड कर रहा है, या मान लो जैसे कि ABC फर्म है उसमें से C रिटायर्ड करना, जैसा थोड़ी है कि फर्म को बंद कर देंगे। फर्म को बंद नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन फर्म में क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा।
ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रिकंस्टिट्यूशन की पूर्ण गठन हो जाता है। इस प्रकार जब साझेदारी फर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना जो एग्जिस्ट है उस फर्म में, उसको बिना ही इफेक्ट किए बिना, प्रभावित किए बिना साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन आराम से हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब साझेदारी फर्म की जो भी विद्यमानता को प्रभावित किए बिना, जो भी उसमें एग्जिस्ट होती है उसको बिना प्रभावित किए ही उनके संबंधों में परिवर्तन हो जाए, उसे हम साझेदारी फर्म का क्या कहते हैं, पुनर्गठन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्म में पुनर्गठन साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में भी सदैव ही परिवर्तन हो जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का अर्थ यानी कि मीनिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ योर पुनर्गठन के अवसर या स्थिति, ओकेजन, सर्कमस्टांसेस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। आखिर किस अवसर पर या किस स्थितियों पर, थोड़ा सा मुझे सर्दी हो गया है, किस स्थिति पर और किस अवसर पर आपका ये पुनर्गठन होता है, मतलब जो साझेदारी है उस पर दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो फर्म का पुनर्गठन निम्न अवसरों पर हो सकता है। नंबर 1 देखोगे आप यहाँ पे कि वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। अगर जो फर्म है, फर्म में पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, वो पार्टनर्स, अभी कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, ना ही उनमें से कोई रिटायर हो रहा है, वो आपस में ही चाहते हैं कि हम अपना लाभ विभाजन क्या कर ले, बांट ले। सपोज जैसे दोनों पहले इक्वल बांट रहे थे 1:1, अब चाहते हैं कि एक 1/2 ले और दूसरा मान लीजिए 1/4 ले, ठीक है। तो अगर उनका ये डिसीज़न है, मतलब आपस में वो चाहते हैं कि अपने रेशियो को चेंज करें, तो वैसी स्थिति में भी आपको करना पड़ेगा। पहला चीज़ क्लियर हो गया कि वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। पहले से इक्वल लोग बांट रहे थे, अब चाहते हैं कि अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो चेंज करें। तो वैसी स्थिति में भी यहाँ पे कोई नया पार्टनर या कोई रिटायर नहीं कर रहा है, वो आपस में ही दोबारा से चेंज करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। आई थिंक सो अब क्लियर हो गया होगा। नंबर 2 क्या कहता है, नए साझेदार का प्रवेश। मैंने पहले ही बताया कि कोई नया पार्टनर अगर आता है तो वैसी स्थिति में भी आपका क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। 3rd नंबर में कहता है यहाँ पर कि वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण, यानी कि यहाँ पर रिटायरमेंट अगर हो जाती है तो वैसी स्थिति में भी होगा। साझेदार की मृत्यु, अगर डेथ हो जाती है तब 2 या अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण। मान लो यहाँ पे एक ABC फर्म था और एक XYZ फर्म था। अब ABC फर्म और XYZ फर्म दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एकीकरण कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में भी आपका क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। सो इसके बारे में हम लोग डीपली नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज़ एज मच एज यू जस्ट शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई ई-कॉमर्स जो आपका जोन चैनल जो है, इसको जितना हो सके आप शेयर करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट भी कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।